हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं रासायनिक बल गति के चैप्टर का नया लेक्चर। और इस लेक्चर में बच्चों हम बात करने वाले हैं जहां पे हमने कल रिमेनिंग छोड़ा था, मतलब कि जिसको हमने कल कंप्लीट नहीं किया। मैं कल आपको पढ़ा रहा था अभिक्रिया की क्रियाविधि के बारे में। अभिक्रिया की क्रियाविधि याद है ना, हम इसके बारे में चर्चा कर रहे थे। अभिक्रिया की क्रियाविधि हम पढ़ रहे थे। मैंने आपको इसके अंदर दो प्रकार की अभिक्रिया बताई थी। एक बताई थी मैंने आपको प्राथमिक अभिक्रिया और एक मैंने आपको बताई थी जटिल अभिक्रिया। ठीक है, और दोनों मैंने अंतर भी बताया था कि प्राथमिक अभिक्रिया का मतलब ये है, जैसे मान लो मुझे दिल्ली से चेन्नई जाना है, एक बार में सीधा दिल्ली से चेन्नई पहुंच जाओ एक स्टेप में, प्राथमिक अभिक्रिया। दूसरा है जटिल अभिक्रिया। जटिल अभिक्रिया का मतलब है कि दिल्ली से चेन्नई आप एक स्टेप में नहीं जाओ, टुकड़े टुकड़े में जाओ, एक से ज्यादा स्टेप में जाओ। एक से ज्यादा स्टेप मतलब कि पहले दिल्ली से भोपाल जाओ, भोपाल से हैदराबाद जाओ, हैदराबाद से फिर चेन्नई जाओ, तो तीन स्टेप में आ गए, दिल्ली से भोपाल, भोपाल से हैदराबाद दूसरा, और तीसरा हैदराबाद से चेन्नई। जटिल अभिक्रिया। तो प्राथमिक और जटिल अभिक्रिया दो कैटेगरी में अभिक्रिया की क्रियाविधि को बांटा गया है। तो हमने इसमें प्राथमिक अभिक्रिया पढ़ लिया था, वे अभिक्रिया जो कि एक ही पद में संपन्न होती है। और इस अभिक्रिया के लिए दर व्यंजक जो होता है वो अभिक्रिया के अंदर जो क्रिया कारक देखे हैं उनकी सांद्रताओं के समानुपाती उनके गुणांकों का घात यहाँ लग जाएगा। शून्य कोटि की अभिक्रिया प्राथमिक अभिक्रिया नहीं हो सकती, ये मैंने आपको बताया था। और प्राथमिक अभिक्रियाओं के लिए भिन्नात्मक कोटि संभव नहीं, ये भी बताया। दोनों पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखने, पिछली क्लास में हम चर्चा कर चुके हैं। अब आते हैं हम जटिल अभिक्रिया पे। जटिल अभिक्रिया के अंदर भी मैंने आपको पहली परिभाषा बता दी। परिभाषा क्या? दो या दो से ज्यादा पदों में संपन्न होने वाली अभिक्रिया, या आप ये बोलो कि एक से ज्यादा पद में संपन्न होने वाली अभिक्रिया। ठीक है, तो इनके लिए एक क्रियाविधि प्रस्तावित की जाती है। ठीक है, अब क्या लिखा है, क्या लिखा है? जटिल अभिक्रिया वे हैं जिनमें संपूर्ण अभिक्रिया का वेग धीमे पद के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये भी मैं आपको बता चुका हूं कि जटिल अभिक्रिया एक से ज्यादा पदों में होती है। देखो ये एक उदाहरण है, इसको समझते आ जाओ। ये जटिल अभिक्रिया का एक उदाहरण है। आप यहां देख सकते हो कि ये जो अभिक्रिया है ये दो पदों में संपन्न होती है। पहला स्टेप ये है कि NO2Cl है ना, ये जो इससे NO2 + Cl बनता है, ये फर्स्ट स्टेप, ये है आपका प्रथम पद। और उसके बाद ये जो NO2 और Cl बन गया है ना, तो ये जो Cl बन गया, ये Cl फिर से दूसरे NO2 के साथ क्रिया करके NO2 और Cl2 बनाएगा, ये द्वितीय पद, सेकंड स्टेप। तो ये जो अभिक्रिया है ये दो पदों में संपन्न होती है, पहला पद दूसरा पद। अब आप बोलोगे सर हमको क्या ये क्रियाविधि याद रखनी पड़ेगी? क्रियाविधि याद रखने की जरूरत नहीं, क्रियाविधि याद नहीं रखना है। क्रियाविधि कोई भी बच्चा याद नहीं करेगा। मैंने क्या बोला? इस अभिक्रिया की क्रियाविधि ये है, इसको रटना नहीं है। कोई भी बच्चा बैठ करके ऐसे रटना ना लग जाए कि अच्छा पहली स्टेप में NO2Cl जो है वो ये बनाता है और दूसरी स्टेप में ये वाला व्यक्ति ये बनाता है, पहली स्टेप में ये बनाता है, दूसरी स्टेप में ये बनाता है, तो पता चला आप 5-6 बार इसको रटने लगे। रटना नहीं है, याद करना ही है। एग्जाम में पूछा नहीं जाता। एग्जाम में पूछा क्या जाता है, एग्जाम में आपको ये दे दिया जाएगा, ये अभिक्रिया दे दी, और आपको एग्जाम में ये भी दिया जाएगा कि भैया ये अभिक्रिया देखो ये दो पदों में हो रही है, ये आपको एग्जाम में दिया जाएगा। अब पूछा क्या जाएगा, पूछा जाएगा कि बताओ अभिक्रिया दो पदों में हो रही है, पहला पद धीमा पद है और दूसरा पद तीव्र पद है, ये आपको बताया जाएगा। तो पूछा ये जाएगा कि बताओ ये प्राथमिक अभिक्रिया है या जटिल अभिक्रिया? तो आपका जवाब क्या आएगा? अच्छा दो पदों में हो रही है, इसका मतलब ये तो जटिल अभिक्रिया है। दूसरी बात आपको ये भी पूछा जाएगा। तो पहला क्वेश्चन देखो मैं आपको बताता हूं, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि ये जटिल अभिक्रिया है या प्राथमिक अभिक्रिया, तो आप देख करके बता सकते हो, क्वेश्चन में आप देख करके बता सकते हो। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें से RDS पद कौन सा है, दर निर्धारक पद कौन सा, इसमें दर निर्धारक पद कौन सा, RDS पद कौन सा? RDS पद का मतलब है दर निर्धारक पद, दर को निर्धारित करने वाला पद, वेग को निर्धारित करने वाला पद। तो ध्यान रखना बेटा, सबसे धीमा पद जो होता है, जितने भी पद देखे उसमें सबसे धीमा पद जो होगा वही होगा दर निर्धारक पद। पिछली क्लास में मैं आपको ये बात बता चुका हूं कि एक टीम के 11 बल्लेबाज हैं, पहले बैट्समैन ने तेज बैटिंग की, दूसरे ने भी तेज बैटिंग की, तीसरे ने भी तेज बैटिंग की, पहले बैट्समैन ने 15 बॉल में 50 रन बनाए, दूसरे ने 20 बॉल में 50 रन बनाए, तीसरे ने मान लो 25 बॉल में 40 रन। स्टार्टिंग के तीन लोग बहुत तेज गति से खेल रहे थे, तेज स्पीड से, तो टीम का स्कोर बहुत एकदम से बढ़ जाएगा, थोड़ी से ओवर के अंदर बहुत सारे रन बन जाएंगे। लेकिन मान लो चौथा बैट्समैन आया, उसने भैया 20 बॉलों में केवल 5 रन बनाए, तो हम क्या करेंगे, उसको गालियां देंगे यार इसके कारण हमारी टीम का स्कोर का एवरेज जो है वो कम हो गया। तो जो धीमी गति से बल्लेबाजी करेगा, धीमी गति से वो बैटिंग करेगा, उसके कारण पूरी टीम का स्कोर प्रभावित होगा। जो व्यक्ति सबसे धीमी गति से, जो सबसे धीमा पद होगा, उसके कारण हमारी अभिक्रिया की गति सबसे ज्यादा प्रभावित होगी। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, वेग निर्धारक पद। पूरे टीम के स्कोर को कौन प्रभावित करता है? धीमी गति से बैटिंग करने वाला बैट्समैन, स्लो गति से बैटिंग करने वाला बैट्समैन। जो सबसे धीमी गति से बैटिंग करेगा उसके कारण हमारी टीम का औसत जो है वो कम हो जाएगा। जो सबसे धीमी गति से बल्लेबाजी करेगा, जो सबसे धीमा पद होगा, उसके कारण अभिक्रिया का वेग सबसे ज्यादा प्रभावित होगा। इसीलिए वेग निर्धारक पद सबसे ज्यादा, ये ध्यान रखना। तो बस यहाँ पे ये लिखा हुआ है, वेग निर्धारक पद कौन सा होता है, इंपॉर्टेंट। वेग निर्धारक पद कौन सा, धीमा पद, ये ध्यान रखना। अच्छा फिर क्या लिखा है, वेग नियम व्यंजक में, वेग नियम व्यंजक क्या है? वेग नियम व्यंजक ये होता है, हमने पढ़ा है वेग नियम व्यंजक ये, वेग नियम व्यंजक ये अभिक्रिया का वेग सबसे धीमे पद में अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करता है। अब ये दूसरा पॉइंट बताया क्या बोल रहा है, ये दूसरा पॉइंट बोल रहा है कि ये जो वेग व्यंजक आप लिखोगे ना, ये किस आधार पर लिखा जाएगा? धीमे पद में उपस्थित क्रिया कारकों के आधार पर लिखा जाएगा। तो ये वेग व्यंजक जो लिखा जाएगा धीमे पद में उपस्थित क्रिया कारकों के आधार पर लिखा जाएगा। क्या लिखा है, वेग नियम व्यंजक जो होता है ये धीमे पद में अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करता है, जिसमें मध्यवर्ती उपस्थित नहीं होने चाहिए। चलो क्या है समझते हैं, आ जाओ। जैसे कि मान लो ये अभिक्रिया, जैसे मान लो ये अभिक्रिया, अब इस अभिक्रिया के अंदर आप एक चीज बोल करो, अगर मुझे अभिक्रिया का दर नियम लिखना है तो R बराबर के, ये है सबसे धीमा पद, सबसे धीमे पद में क्या उपस्थित है, क्रिया कारक NO2Cl2, ये आ जाएगा NO2Cl। इस तरीके से हम इस अभिक्रिया का दर व्यंजक लिखते हैं। तो इस अभिक्रिया का दर व्यंजक जो लिखेंगे ना हम बेटा, वो सबसे धीमे पद में उपस्थित क्रिया कारक के आधार पर लिखते हैं। दर व्यंजक जो लिखेंगे वो सबसे धीमे पद में उपस्थित अभिकारकों की सांद्रता के अनुसार लिखेंगे, सबसे धीमे पद में उपस्थित अभिकारकों की सांद्रता के
अनुसार लिखेंगे। तो यहाँ पे अभिकारक की सांद्रता, क्रियाकारक की सांद्रता जो होगी उसको यहाँ लिखेंगे, ये हो जाएगा दर व्यंजक, ये आ जाएगा दर व्यंजक। बात क्लियर है? तो ये देखो अभिक्रिया का दर व्यंजक बराबर K इंटू Na2Cl। NO2Cl क्यों? क्योंकि धीमे पद पर निर्भर करता है। इसको नहीं देखना, तीव्र पद को नहीं देखना, धीमे पद को। क्लियर? चलो अब फिर दूसरा क्या लिखा है? दूसरा क्या लिखा देखो, जिसमें मध्यवर्ती उपस्थित नहीं होना चाहिए। और ध्यान रखना है इस दौरान इस अभिक्रिया के अंदर धीमे पद में यहाँ कोई मध्यवर्ती उपस्थित नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पे केवल NO2Cl है, किसी तरह का कोई मध्यवर्ती नहीं, केवल NO2Cl है, तो हम केवल NO2Cl पर ही वेग व्यंजक को लिख करके बताएंगे। अगर यहाँ पे कोई मध्यवर्ती हुआ तो फिर बातें बदल जाएंगी। जैसे कि चलो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अभी मध्यवर्ती को मैं और अच्छे से समझाऊंगा, ये मध्यवर्ती की बात हम अभी और समझेंगे कि अगर मध्यवर्ती उपस्थित हुआ तो वेग व्यंजक कैसे लिखेंगे, वो भी हम देखेंगे। चलो यहाँ तक की बात क्लियर। तो बस हमको क्या ध्यान रखना है, पहला पॉइंट आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा, आपको देखना है कि अच्छा 2 स्टेप में होगी तो जटिल है प्राथमिक, तो आंसर आ जाएगा जटिल। और दूसरा क्वेश्चन को ध्यान रखना है कि इस अभिक्रिया का जो क्रियाविधि दे रखा है इसमें दर निर्धारक पद कौन सा है, सबसे धीमा पद दर निर्धारक पद, ये दूसरा क्वेश्चन। और तीसरा क्वेश्चन आएगा तो ये आएगा कि ये आपको क्रियाविधि दे रखी है तो बताओ इसका दर व्यंजक कैसे लिखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन आएगा दर व्यंजक कैसे लिखना है, दर व्यंजक कैसे लिखना, तो दर व्यंजक ऐसे लिखना, दर व्यंजक बराबर दर स्थिरांक इंटू धीमे पद में उपस्थित जो क्रियाकारक है उसकी सांद्रता, धीमे पद में उपस्थित क्रियाकारक की सांद्रता। बस ये अगर कर ले तो भैया ये 3 क्वेश्चन हमारे यार एग्जाम में, इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। इस प्रकार एक द्विपदीय क्रियाविधि द्वारा प्रस्तावित वेग नियम प्रायोगिक वेग नियम के समान है। मतलब कि ये जो द्विपदीय मतलब कि 2 पदों में प्रस्तावित क्रियाविधि जो है इसका वेग नियम जो है वो प्रायोगिक क्रियाविधि के समान होगा, प्रायोगिक वेग नियम के समान होगा। चलो तो ये हो गया। अब एक एग्जांपल लेते हैं। अब मैंने आपसे क्या बोला कि जब भी आप दर नियम लिखते हो तो सबसे धीमे पद में जो अभिकारक है उनकी सांद्रता पर दर नियम निर्भर करता है। और ध्यान रखना यहाँ पे मध्यवर्ती नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या देखो, अगर मध्यवर्ती होता है तो हम क्या करें, जैसे कि ये अभिक्रिया, इस अभिक्रिया को देखो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि ये अभिक्रिया जटिल है या प्राथमिक, सबसे पहला क्वेश्चन। तो आपको एक क्वेश्चन में देखा है, आप ऐसा समझे कि आपको प्रश्न में दे रखा है, आपको पूछा गया जटिल है या प्राथमिक, पहला क्वेश्चन। तो हमारा आंसर क्या आएगा, अच्छा इसमें एक पद है, ये फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट पद, ये सेकंड पद है, बहुत बढ़िया, ये थर्ड पद है और भी अच्छा गुरुजी एक से ज्यादा पद है, एक से ज्यादा पद है मतलब कि जटिल अभिक्रिया, पहला क्वेश्चन हो गया। चलो दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा, दर निर्धारक पद कौन सा, दूसरा क्वेश्चन आएगा इसमें आरडीएस कौन सा है। तो आरडीएस कौन सा आरडीएस कैसे डिसाइड करते हैं, जो सबसे धीमा पद होता है, ये तीव्र पद है, ये धीमा पद है, ये रहा, ये सेकंड पद हो जाएगा आरडीएस। तो आरडीएस यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, सेकंड स्टेप। हुआ ना क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन अगर आ गया तो क्वेश्चन होगा नहीं होगा, हो जाएगा। चलो तीसरा आएगा क्या, दर व्यंजक कौन सा है, कैसे लिखते हैं दर व्यंजक। तो आपको क्या बताया, दर व्यंजक किस आधार पर लिखते हैं, धीमे पद में उपस्थित क्रियाकारकों की सांद्रता के आधार पर हम लिखते हैं दर व्यंजक। धीमे पद में क्रियाकारक कौन कौन से, चलो तो दर व्यंजक आ जाएगा R बराबर दर स्थिरांक N2O2, यहाँ आ जाएगा N2O2 और H2, यहाँ आ जाएगा H2। इस तरीके से हम दर व्यंजक लिखेंगे, इस तरीके से हम क्या लिखेंगे, दर व्यंजक लिखेंगे। लेकिन अब सुनना यहाँ पर एक गौर करिए, एक बात गौर करिए बेटा, यहाँ पर ये जो N2O2 है ना, ये एक मध्यवर्ती, मैंने बोला ना कि मध्यवर्ती अगर उपस्थित होगा तो भैया हमको दर व्यंजक अलग तरीके से लिखना, ये एक मध्यवर्ती बेटा। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया आपका, ये भी क्लियर हो गया, ये भी आपको समझ में आ गया। अब मैंने बोला कि अगर आपको यहाँ पर कोई मध्यवर्ती दे रखा हो ना तो दर व्यंजक को थोड़ा सा हमको बदलना होगा। कैसे बदलना होगा, हम कुछ और तरीके से लिखेंगे। देखो ये मध्यवर्ती है, पहली बात तो मध्यवर्ती क्या होता है, मैं आपको बताता हूं। मध्यवर्ती का मतलब है किसी एक पद के अंदर बनने वाला उत्पाद दूसरे पद के अंदर क्रियाकारक का कार्य करे। मध्यवर्ती का मतलब एक पद का बनने वाला उत्पाद किसी दूसरे पद का क्रियाकारक हो। मध्यवर्ती वो पदार्थ है किसी एक पद में बनने वाला उत्पाद, एक पद का बनने वाला उत्पाद किसी दूसरे पद का क्रियाकारक हो, यही उत्पाद दूसरे वाले पद का क्या है, क्रियाकारक है। ऐसी प्रजाति क्या कहती है मध्यवर्ती। तो अगर आपको किसी क्रिया में मध्यवर्ती दिख जाता है, अगर आपको यहाँ पर मध्यवर्ती दिख जाता है और यहाँ दर निर्धारक पद के अंदर, दर व्यंजक वाले पद के अंदर आपको यहाँ पे मध्यवर्ती, अगर दर व्यंजक वाले पद में यहाँ मध्यवर्ती आ जाता है तो हमको ये तो पता चल गया कि यहाँ पे मध्यवर्ती है, आपको ये तो पता चल गया कि यहाँ पर मध्यवर्ती है और आपके दर व्यंजक में यहाँ मध्यवर्ती की सांद्रता भी आ रही है। तो ध्यान रखना इस मध्यवर्ती की सांद्रता को यहाँ से हटाना होगा, यहाँ से कैसे हटाएंगे, देखो कैसे हटाएंगे, इधर देखना, आपको यहाँ से इस मध्यवर्ती की सांद्रता को हटाना पड़ेगा जब भी आपको यहाँ पे दिख जाता है। कैसे हटाएंगे, देखो ये मध्यवर्ती है, अब देखो पहले पद में मध्यवर्ती का निर्माण भी हो रहा है। देखो पहला पद क्या, देखो फर्स्ट स्टेप क्या, देखो फर्स्ट स्टेप क्या है, 2NO N2O2, ये फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में NO2 N2O2 बनता भी है। देखो पहली स्टेप में अगर अभी देखो ऊपर वाला जो तीर का निशान अगर का है और नीचे वाला ये देखो ये पश्च का है, पश्च अगर अभिक्रिया N2O2 बन भी रहा है, पश्च अभिक्रिया N2O2 क्रिया में भाग भी रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, ये साम्य है ना, साम्य अवस्था है ना, इक्विलिब्रियम है ना, इक्विलिब्रियम का चिन्ह है, उत्क्रमण नहीं, यहाँ लिखेंगे अग्र अभिक्रिया की दर, अगर अभिक्रिया की दर साम्य अवस्था में क्या होता है, अगर अभिक्रिया की दर पश्च अभिक्रिया की दर के बराबर होती है, अगर अभिक्रिया की दर पश्च अभिक्रिया की दर के बराबर होगी, अगर अभिक्रिया की दर पश्च अभिक्रिया की दर के बराबर होती है, कब, साम्य पर। ध्यान रखना बेटा, साम्य अवस्था पर अगर अभिक्रिया की दर पश्च अभिक्रिया की दर के बराबर होती है, हमेशा बात ध्यान रखनी। तो अगर यहाँ से हमको मध्यवर्ती की सांद्रता को हटाना है, क्यों हटाना है, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि अगर दर व्यंजक के अंदर मध्यवर्ती की सांद्रता आपको दिखाई दे तो नियम और कायदे कानून के हिसाब से इसको हटाना जरूरी है। कैसे हटाएंगे, तो इसको हटाने के लिए हम ये लिखेंगे, इस अभिक्रिया के अंदर देखो अगर अभिक्रिया में N2O2 बन रहा है और पश्च अभिक्रिया में N2O2 उपयोग में आ रहा है, तो अगर अभिक्रिया की दर पश्च अभिक्रिया की दर के बराबर होगी साम्य अवस्था पर इस अभिक्रिया की। चलो तो अगर अभिक्रिया की दर, चलो अगर अभिक्रिया की स्थान किया जाएगा, अगर अभिक्रिया की दर, अगर अभिक्रिया का रेट क्या होगा, अगर अभिक्रिया का रेट होता है दर क्या होती है, दर होता है दर स्थिरांक इंटू अभिक्रिया की सांद्रता। तो दर स्थिरांक इंटू अगर अभिक्रिया के लिए क्रियाकारक कौन है, NO, अगर अभिक्रिया के लिए क्रियाकारक है NO, इसके आगे क्या देखा 2, यहाँ 2 आ जाएगा। चलो पश्च अभिक्रिया की दर क्या लिखेंगे, देखो पश्च अभिक्रिया की दर क्या लिखेंगे,
पश्च अभिक्रिया का दर स्थिरांक K2, मान लो अगर अभिक्रिया का दर स्थिरांक मान लो K1 है और पश्च अभिक्रिया का दर स्थिरांक मान लो K2 है, तो पश्च अभिक्रिया की दर को हम कैसे लिखेंगे? पश्च अभिक्रिया का दर स्थिरांक K2 गुणित पश्च अभिक्रिया के अंदर क्रियाकारक की सांद्रता। पश्च अभिक्रिया के लिए क्रियाकारक कौन है? N22। यहां से हम क्या लिखेंगे? देखो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? K1 देखो क्या लिखा है? K1 NO2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ जाएगा? इस K2 को मैं यहां लिख लूं तो ये आ जाएगा K2 बराबर N2O2। तो N2O2 की सांद्रता क्या आ जाएगी? ये N2O2 की सांद्रता मुझे यहां रखनी है। देखो अब यहां से क्या लिखूंगा? R बराबर K1 बटा K2 NO2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये N2O2 की सांद्रता, फिर क्या लिखा? H2 या H2। इस तरीके से हम दर व्यंजक लिख सकते हैं। तो ये है आपका दर व्यंजक इस अभिक्रिया के। तो ध्यान रखना बेटा, फिर से रिपीट कर रहा हूं, यहाँ पे 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला, अगर आपको ये अभिक्रिया दे रखी है तो आपको पूछा जाएगा जटिल है या प्राथमिक, तो आंसर क्या आएगा? जटिल, क्योंकि ये एक से ज्यादा पदों में हो रही है। दूसरा क्वेश्चन आएगा, इसमें दर निर्धारक पद कौन सा है? आपको बता रखा है दर निर्धारक पद का मतलब क्या है? धीमा पद, दूसरा वाला पद दर निर्धारक पद है। और तीसरा क्वेश्चन आता है कि दर व्यंजक कैसे लिखते हैं? आपको रखा है दर व्यंजक हमेशा धीमे पद में उपस्थित क्रियाकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है। दर व्यंजक जो हमारा होगा वो धीमे पद में उपस्थित क्रियाकारकों की सांद्रता पर निर्भर करेगा। N2O2 N2O2 ये तीसरा क्वेश्चन। फिर इससे आगे की चर्चा हम करेंगे। अब अगर मान लो इस दर व्यंजक के अंदर आपको कोई मध्यवर्ती दिख जाए, बेटा ध्यान सुनना, मैं चौथी बार रिपीट कर रहा हूं, 4 बार रिपीट करने पर समझ में आ जाएगा या हमारा मस्तिष्क उसके लिए भी कमजोर है। अब हमने क्या किया? ये लिख लिया। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि अगर इस दर व्यंजक के अंदर कोई व्यक्ति मध्यवर्ती है, क्या है बेटा? मध्यवर्ती, तो मध्यवर्ती की सांद्रता को हमेशा वहां से हटाना होगा। यहां से हमको मध्यवर्ती को हटाना होगा। कैसे हटाएंगे समझना है। अब एक बात सोचिए, मध्यवर्ती का मतलब क्या है? किसी पद के अंदर बनने वाला उत्पाद दूसरे पद में क्रियाकारक का काम करता है। किसी पद में बनने वाला उत्पाद दूसरे पद में क्रियाकारक का काम करता है, उसको मध्यवर्ती बोलते हैं। ये मध्यवर्ती। अब बात करेंगे आगे, तो हमें ये पता चल गया कि मध्यवर्ती क्या है। अब इस मध्यवर्ती की सांद्रता को मैंने क्या बोला? यहां से हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे? देखो, जो भी साम्यावस्था वाला पद है उस साम्यावस्था वाले पद को एक बार लिखो, अग्र दिशा पश्च दिशा। अग्र दिशा का दर स्थिरांक K1, पश्च दिशा का दर स्थिरांक K2। किसी भी अभिक्रिया की दर को हम कैसे लिखते हैं? क्या बताया? K इंटू अभिकारक की सांद्रता की घात x, ऐसे लिखते हैं। चलो मैं आपसे बोल रहा हूं कि अगर अभिक्रिया का दर कैसे लिखेंगे? अगर अभिक्रिया का दर बराबर पश्च अभिक्रिया का दर, कब? साम्यावस्था पर। तो अगर अभिक्रिया का दर कैसे लिखेंगे? अगर अभिक्रिया का दर स्थिरांक N2, अगर अभिक्रिया में उपस्थित क्रियाकारक की सांद्रता, उसके आगे जो गुणांक देखा हो यहां आ जाएगा, बराबर पश्च अभिक्रिया का क्रियाकारक, यह पश्च अभिक्रिया क्रियाकारक और दर स्थिरांक, ये बराबर देंगे। यहां से हम क्या निकाल सकते हैं? N2O2 की सांद्रता। इस फॉर्मूले से N2O2, ये वाला व्यंजक बेटा यहां पे N2O2 की जगह आप रखोगे इसको, आंसर आ जाएगा। तो ये यहाँ पर कहानी जो की थी आपको सुनानी। तो ये भैया यहाँ पे प्राथमिक अभिक्रिया और जटिल अभिक्रिया के अंदर क्या अंतर है वो मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं भैया अगले, अनुसंख्यता क्या होती है। चलिए अब अगले टॉपिक पे आते हैं। अनुसंख्यता क्या होती है? बेटा बहुत ही आसान है, किसी प्राथमिक अभिक्रिया के अंदर भाग लेने वाले अणु, परमाणु या आयनों की कुल संख्या अभिक्रिया की अनुसंख्यता है। ठीक है, जैसे मान लो अनुसंख्यता पूछा गया तो अनुसंख्यता का मतलब क्या होता है? H2 + I2, या मान लो इसको आसान करते छोड़ो, मान लो आपको बोला गया कि A 3A + B gives C। मान लो ये कोई प्राथमिक अभिक्रिया है, क्या है? प्राथमिक अभिक्रिया। अब अगर ये प्राथमिक अभिक्रिया आपको अनुसंख्यता कितनी है? क्या लिखा है? इसमें उपस्थित अणुओं या परमाणु या आयनों की संख्या, क्रियाशील स्पीशीज। तो जो जो क्रिया करना है उसमें A3 और ये 1, कितने अणु या परमाणु क्रिया कर रहे हैं? यहाँ पे टोटल 4 क्रिया कर रहे हैं। यही हो जाएगी मॉलिक्यूलरिटी अनुसंख्यता। अनुसंख्यता का मतलब कितने अणु क्रिया में भाग ले रहे हैं? 1 और 3, जितने अणु क्रिया में भाग लेते हैं उसको अनुसंख्यता बोलते हैं। अगर देखो सीधी सी बात है, या तो अणु क्रिया में भाग लेंगे तो 1 क्रिया में भाग लेगा, या 2 अणु क्रिया में भाग लेंगे, या 3 लेंगे, या 4 लेंगे, या 5 लेंगे, 10 लेंगे, पूर्ण संख्या ही क्रिया में भाग ले सकती है। कभी ऐसा थोड़ी हो सकता है कि आधा अणु क्रिया में भाग ले रहा है तो क्रिया में भाग लेगा तो पूरा अणु लेगा, आधा अणु तो क्रिया में भाग नहीं ले सकता। तो भैया ध्यान रखना, क्रिया में भाग लेने वाले अणु होते हैं वो हमेशा पूर्णांक संख्या में होते हैं, पूरा अणु ही क्रिया में भाग लेता है। तो अनुसंख्यता जो होगी वो हमेशा पूर्णांक संख्या होगी बेटा, क्योंकि हमेशा क्रिया में भाग लेने वाला अणु या तो 1 होगा, या 2 होगा, या 3 भाग लेंगे, या 4। कभी ऐसा थोड़ी होगा कि आधा अणु भाग ले रहा है, 3/2 अणु भाग ले रहे हैं, 2.5 अणु भाग ना, ऐसा नहीं होता। भाग लेगा तो पूर्णांक, पूरी संख्या ही भाग लेगी। तो ये लिखा हुआ है कि अनुसंख्यता एक पूर्णांक है, 1 2 3 यही हो सकती है, परंतु शून्य। क्या कभी ऐसा सुना है कि शून्य अणु क्रिया में भाग ले रहे हैं? 0 अणु क्रिया में भाग कैसे ले सकते हैं? ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। या कभी ऐसा तो होता है कि -2 अणु क्रिया में भाग ले रहे हैं, -2 क्या होता है? कुछ है ही नहीं। तो भिन्नात्मक ऐसा तो नहीं होता है कि 2.5 अणु क्रिया में भाग ले रहे हैं या 1.5 अणु क्रिया में भाग ले रहे हैं, 1.8 अणु क्रिया, ये पॉसिबल नहीं है। ये वाली लाइन मेरे समझ में आ गई होगी। चलो अब बात करते हैं, ये अनुसंख्यता एक सैद्धांतिक पद है। जैसे कि कोटि के बारे में हमने पढ़ रखा है, अभिक्रिया की कोटि एक प्रायोगिक पद होता है। अभिक्रिया की कोटि क्या होता है? एक प्रायोगिक पद होता है। प्रयोग करोगे, प्रयोग के आधार पर आपको प्राप्त होगी अभिक्रिया की कोटि। लेकिन सैद्धांतिक पद होता है अनुसंख्यता। अनुसंख्यता हमेशा आपको सैद्धांतिक पद के आधार पर प्राप्त होगी। अनुसंख्यता ज्ञात करने के लिए प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। अनुसंख्यता ज्ञात करने के लिए प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। करना क्या भाई? प्रयोग थोड़ी करो, आप क्या करो, आप इन दोनों को देखोगे, जोड़ोगे, आंसर बताओगे। इसमें क्या प्रयोग किया? सैद्धांतिक का मतलब है बस अभिक्रिया को देख लो, अभिक्रिया देखी, अच्छा इसमें 1 और 3 4 अणु भाग ले, यही अनुसंख्यता है। आपने कोई प्रयोग थोड़ी किया, प्रयोग क्या किया? आप तो बस देख रहे हो 1 और 3 4। ऐसा थोड़ी ना कि प्रयोगशाला में जा रहे हो, प्रयोगशाला में जाकर के ए और बी को मिला रहे हो, फिर प्रयोग करके फिर देख रहे हो कि अच्छा कितने, नहीं ऐसा नहीं भाई, बस क्रिया को देख लो, अभिक्रिया को देख लो, कितने अणु भाग ले रहे हैं, ये अनुसंख्यता। तो ये सैद्धांतिक पद बेटा, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब आते हैं भैया अगला, छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या होता है? नोट्स बनाते जा रहे हो ना, नोट्स बनाते जाना, ठीक है, नोट्स बनाते जाना, जो भी पढ़ा रहा हूं उसको नोट करते जाना, ठीक है। छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है? देखो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की कोटि का मान 1 होता है, अभिक्रिया की कोटि ऑर्डर 1 होता है। छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया मतलब कि ऐसी अभिक्रिया जिसकी कोटि तो 1 होती है लेकिन अनुसंख्यता 1 से अधिक होती है, छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि एग्जांपल ये रहा,
इस एग्जांपल को आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छा यहाँ पे एक और यहाँ पे एक और एक कितने अणु भाग ले रहे हैं। यहाँ पे अणु संख्या कितनी है, यहाँ पे अणु संख्या 1 + 1, 2 अणु यहाँ पे भाग ले रहे हैं। अणु संख्या 2 है, मतलब कि अणु संख्या तो 1 से ज्यादा है, अणु संख्या 2 है, लेकिन कोटि कितनी होगी, कोटि 1 होगी इसकी। तो ये वो अभिक्रिया है जिसकी कोटि तो 1 है लेकिन अणु संख्या कितनी होगी, 1 से ज्यादा। चलो अब ऐसी अभिक्रियाओं का दर व्यंजक कैसे लिखते हैं, वेग कैसे लिखते हैं। तो वेग बराबर हम लिखेंगे दर स्थिरांक क्रिया कारकों की सांद्रता, एस्टर, इसको हम बोलते हैं एस्टर, ये एस्टर है और ये जल, तो क्रिया कारकों की सांद्रता में। अब होता क्या है बच्चों, यहाँ पे जल की मात्रा बहुत अधिक होती है, जल यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे कोटि तो 1 और 1, 2 आ रही है, 1 कहाँ है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इस अभिक्रिया की कोटि 2 नहीं है, इस अभिक्रिया की कोटि 1 है, अभी मैं आपको बताऊंगा। तो बच्चों मैंने क्या किया, इस अभिक्रिया के अंदर पानी को मैंने ले लिया बहुत ज्यादा अधिकता में, पानी को क्या ले लिया हमने, बहुत ज्यादा अधिकता में। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर किसी की मात्रा बहुत ज्यादा होगी तो क्या वो अभिक्रिया को प्रभावित कर पाएगा, उसकी दर को प्रभावित कर पाएगा। ऐसे समझो कि अभिक्रिया की दर जो है वो मान लो किसी ए के समानुपाती, इसकी मात्रा बहुत ज्यादा है, इसकी मात्रा इतनी ज्यादा है कि अगर मैं इसमें थोड़ा सा परिवर्तन करूंगा ना तो उससे दर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दर अप्रभावित रहेगी। क्यों, क्योंकि ये तो पहले से बहुत ज्यादा है। ऐसे समझो, और आसान करता हूं, छोड़ो इसको। महासागर का पानी जो होता है वो वाष्पीकृत होता है, महासागर का जो पानी होता है वो वाष्पीकृत होता है ना। अब आप मुझे बताओ, अगर महासागर के पानी में 1 लोटा पानी वाष्पीकृत हो गया तो महासागर के पानी पे कोई फर्क पड़ेगा, 1 लोटा मैंने निकाल दिया तो आपको क्या लगेगा कि अरे भैया कोई फर्क नहीं पड़ा। आपको पहले भी महासागर का पानी उतना ही नजर आएगा, 1 लोटा निकालने के बाद में उतना ही नजर आएगा, वाष्पीकरण की दर पे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको लगेगा कि हाँ भैया वाष्पीकरण तो हुआ ही नहीं है, पहले जितना था उतना ही है, ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब कि महासागर के अंदर से 1 लोटा पानी निकाल भी लोगे तो भैया वाष्पीकरण पे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कितना वाष्पीकरण हुआ वो तो जो नॉर्मल स्पीड से जो हो रहा है वही हो रहा है, थोड़ा सा पानी हटा भी देना भैया उससे क्या फर्क। तो बस यही बात यहाँ पे, अगर इसकी मात्रा को मैं बहुत ज्यादा अधिकता में ले लूं, आधिक्य में ले लेता हूँ, तो इसके आधिक्य में लेने पर इस वेग पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि महासागर में से 1 लोटा पानी निकाल दिया तो उससे वाष्पीकरण कितना हो रहा है, कितना पानी उपलब्ध है, कितना अवेलेबल होगा इस अर्थ के लिए, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको अगर आपने बहुत ज्यादा ले लिया तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब कि अगर ये बहुत ज्यादा है इसको आप हटा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आ जाएगा CH3 COO C2H5। इसका मतलब अभिक्रिया का वेग जो होगा ना वो केवल और केवल किस पर निर्भर करेगा, एस्टर की सांद्रता पर निर्भर करेगा, इस पर निर्भर नहीं, इस पर डिपेंडेंट नहीं है। क्यों डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि भैया पानी है वो बहुत ज्यादा मात्रा में, आधिक्य में, पानी की मात्रा बहुत ज्यादा है, इतनी ज्यादा मात्रा है पानी की कि इसकी मात्रा अगर थोड़ी सी बदल भी गई ना तो उससे रेट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस वेग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब भी आप इसको समझना पाओ तो ऐसे समझना कि समुद्र में से 1 लोटा पानी निकल भी जाए तो उससे बाकी दूसरी गतिविधि पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 लोटा पानी निकाल दिया तो ऐसा थोड़ी ना कि जीव जंतु मर जाएंगे, पानी के अंदर वाले मछलियां मर जाएंगी, मगरमच्छ मर जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर ये बहुत ज्यादा है अधिक की मात्रा में तो थोड़ी सी मात्रा अगर आपने इसकी परिवर्तित कर दी, आपने H2 की थोड़ी सी मात्रा को मान बाहर निकाल भी दिया तो इससे रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब कि ये H2 की सांद्रता को आप यहाँ से हटा सकते हो, कांस्टेंट है, ये पूरी रिएक्शन के दौरान स्थिर है, ज्यादा परिवर्तन नहीं होगा इसमें, बस ये हट जाएगा। इसका मतलब जो अभिक्रिया का वेग होगा वो केवल और केवल इस पर निर्भर करेगा और इसकी कोटि को हम क्या लिखेंगे 1। तो अभिक्रिया का वेग इसकी कोटि 1 पर निर्भर करेगा। तो देखो क्या लिखा है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की कोटि कितनी होती है 1, तो भैया इसकी कोटि कितनी है, इस अभिक्रिया की कोटि है 1, परंतु अनुसंख्यता 1 से ज्यादा है, अनुसंख्यता 1 और 1 कितनी 2, अनुसंख्यता 1 से ज्यादा है लेकिन कोटि यहाँ पर कितनी है 1। ऐसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया। नाम से क्लियर हो, छद्म का मतलब क्या होता है, छद्म का मतलब होता है आभासी, झूठा, आभासी या झूठा, मतलब कि आप जो सोचते हो वैसा है नहीं। आप सोचते हो कि भैया यहाँ पर कोटि 1 और 1 2 होनी चाहिए, आपको लगता है कि यहाँ पर 1 और 1 कोटि कितनी होनी चाहिए थी, 2 होनी चाहिए, ऐसा आपको लगता है, लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। जो दिखता है वो होता नहीं है, समझ रहे हो, जो हमें दिखाई दे रहा है वो झूठ है, वो धोखा है। तो ये हमें जो दिखाई दे रहा है ना ये धोखा है, सच्चाई कुछ और है। सच्चाई क्या है कि भैया हमें लगता है कि यहाँ पे कोटि 2 है, कोटि का 2 होना ये एक झूठ है, लेकिन सच्चाई है कि भैया ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, कोटि इसकी 1 है। तो छद्म प्रथम कोटि मतलब कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें हमको ऐसा लगता है कि भैया कोटि 1 से ज्यादा है लेकिन वाकई में ये 1 से ज्यादा नहीं है, वाकई में तो ये अभिक्रिया की कोटि 1 ही है, छद्म प्रथम कोटि की, ये ध्यान रखना। चलो अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे, अब किस पे आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ो और इसको करने की ट्राई करो, फिर मैं आपको बताता हूं कैसे करेंगे। पढ़ो इसको, देखो क्वेश्चन में क्या क्या लिखा है और मुझे बताओ फिर कैसे करेंगे इसको। पढ़ो इस क्वेश्चन को, A + B ये देता है उत्पाद, इस अभिक्रिया के निम्नलिखित आंकड़े दिए गए, ये आंकड़े दे रखे हैं, ठीक है। दर नियम समीकरण क्या होगा, दर नियम समीकरण क्या होगा, दर नियम को वैसे ही दिखा देना। ये दर नियम वाला समीकरण क्या होगा ये हमको बताना है, क्लियर। अभी दर नियम वाला समीकरण क्या होगा, किस तरह से हम इसको लिखेंगे, इसके लिए बहुत जरूरी है हमको x और y की वैल्यू पता हो। अगर मुझे x और y इन दोनों की वैल्यू क्या है ये पता चल जाए तो भैया इसके लिए दर नियम लिखना बहुत आसान हो जाएगा। अगर यहाँ पे x की जगह क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, क्या आएगा, y की जगह क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, पता चल जाए तो मेरे लिए समीकरण लिखना आसान है। चलो कैसे करेंगे इसको, आ जाओ। अब देखो आपको क्या करनी है, यहाँ पे इक्वेशन बनानी है, देखो कैसे बनानी है। हमारे पास समीकरण ये है, चलो तो मैं यहाँ पे लिखूंगा अभिक्रिया का वेग। चलो तो आप मुझे बताओ, जब अभिक्रिया की सांद्रता 1 है और जब अभिक्रिया b की सांद्रता 2 है, अभिक्रिया का वेग कितना होगा 4, मतलब कि r की जगह में कितना लिखूंगा, r की जगह में लिखूंगा यहाँ पे 4 बराबर a की जगह में कितना लिखूंगा, a की जगह में लिखूंगा 1, इस पे घात कितनी लिखूंगा x, b की जगह में कितना लिखूंगा 2, b की जगह में लिखूंगा 2, इस पे घात कितनी लिखूंगा 1। ये हो गया समीकरण 1, ठीक है। मैथमेटिक्स लगानी हमको, इसमें गणित का सवाल है बेसिकली, ठीक है। कॉन्सेप्ट वो रहा और सवाल न्यूमेरिकल जैसे आप गणित में करते हो। चलो ये तो यहाँ से बन गई मेरी समीकरण 1। चलो अब इसका इस्तेमाल करके हम समीकरण 2 लिखें। चलो इस वाले का इस्तेमाल करें, a की सांद्रता कितनी 2, a की जगह में कितना, चलो ये लिखो, वेग कितना है, r का मान वेग कितना 4, यहाँ पे आपने दूसरी समीकरण बनाई 4, 4। चलो इसमें a की सांद्रता कितनी है 2, ये आ जाएगी 2, a की सांद्रता 2 तो उस पे घात कितनी x, तो ये x। चलो b की सांद्रता इस दौरान कितनी है 2, इस पे घात कितनी है y, क्योंकि यहाँ पे y लिखा है, दूसरी समीकरण। और तीसरी समीकरण क्या होगी, तीसरी आगे दूसरी समीकरण, तीसरी समीकरण यहाँ से आएगी। अभी क्या वेग कितना 16, यहाँ लिखो वेग की जगह हम लिखेंगे 16 बराबर a का कितना वैल्यू है 2, तो a की जगह हम लिखेंगे 2 पावर x, b की जगह कितना लिखेंगे 4, इस पे पावर कितनी y 3,
हमारे पास 3 इक्वेशन आ गई। अब तो भैया गणित लगानी है यार, कुछ भी नहीं है। किसी भी इक्वेशन को किसी में भाग लगा दो आंसर आ जाएगा। जैसे कि मान लो मैंने पहली इक्वेशन में दूसरी इक्वेशन का डिवाइड कर दिया, पहली इक्वेशन में दूसरी इक्वेशन को मैंने डिवाइड कर दिया। अब देखो पहली इक्वेशन में अगर मैं दूसरी इक्वेशन को डिवाइड करूंगा तो क्या होगा, 4 में 4 का डिवाइड होगा तो 4/4 बराबर 1 पे x और 2 पे x, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1/2। इन दोनों पे कितना है x, तो 1 पे भी x है 2 पे भी x, बहुत बढ़िया। 2 पे y और नीचे 2 पे y, तो ये 2 पे y और नीचे वाले 2 पे भी हो। ऐसे लिखोगे मेरे भाई, मतलब कि ये 2 से 2 गया तो यहाँ पे क्या बच गया, 1 बच गया, मतलब कि ये तो आ गया 1। अब देखो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 4/4, इसको लिखेंगे 1, ये आ जाएगा 1/2 इस पे घात x, मतलब कि x ये तो क्या है, ये तो 1 आया इनटू इस पूरे में 1 की घात y, तो ये तो हमारे काम का नहीं। इसका मतलब x पे क्या रखूं, x की वैल्यू, तो मुझे आंसर 1 मिल जाए। तो अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूं, अगर मैं x की जगह 0 रखता हूं, किसी पे भी घात 0 रखोगे ना तो आंसर 1 आएगा। किसी भी संख्या पे घात 0 रखोगे तो आंसर 1 आएगा। x का आंसर 0, तो x का आंसर कितना आ गया, चलो x का आंसर आ गया हमारे पास 0। y y निकालने के लिए क्या करूंगा, देखो y निकालने के लिए काम करें, 2 में 3 का भाग लगाते हैं। चलो 2 में 3 का भाग, 2/3, 2/3 कितना आएगा, 2/2, 2/3 क्या, हाँ ये इसमें 2/3, तो 4/16, 2/3 किया तो 4/16 बराबर 2/2 इस पे घात x, बहुत बढ़िया, 2/4 इस पे घात y, ये कट गया, ये तो 1 आ जाएगा, ये कितना आएगा 4, 1/4 बराबर 2/4, तो ये 2 आ गया, तो 1/2 इस पे घात y। अब मुझे आप बताओ कि y का मान मैं कितना रखूं तो मुझे ये मिल जाएगा, इस वाली संख्या पे y का मान कितना रखूं मुझे मिल जाएगा। y का मान अगर मैं 2 रखूं, अगर मैं इसकी जगह 2 रखूं, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो आंसर आ जाएगा y का मान 2। तो भैया x का मान 0, y का मान 2, मतलब कि समीकरण क्या बनेगा, दर व्यंजक क्या आएगा, दर व्यंजक आ जाएगा कि a x की वैल्यू कितनी, x की वैल्यू 0 0, y की वैल्यू कितनी, y की वैल्यू 2, r बराबर के a पे 0 b पे 2, ये आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। क्लियर 100%। चलिए अब बात करते हैं बेटा आगे की, अब बात करते हैं किसकी, आगे की। चलो अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। डाइमिथाइल ईथर के अपघटन से CH4H2CO बनता है, आपको रेड दे रखी है ये। डाइमिथाइल ईथर के अपघटन से CH4H2CO बनता है, इस अभिक्रिया की रेड दे रखी है। अभिक्रिया दर बंद पात्र में दाब वृद्धि का अनुसरण करती है तथा दर को डाइमिथाइल ईथर के आंशिक दाब के पदों में व्यक्त किया जाए। ये रही दर। यदि दाब को बार, इसका जो प्रेशर, इस प्रेशर को बार से और समय को मिनट में मापते हैं, तो दर और दर स्थिरांक की इकाई क्या होगी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अभिक्रिया की दर की इकाई क्या होगी, अभिक्रिया की दर की इकाई, तो दर और दर स्थिरांक की इकाई क्या होगी। चलो दर की इकाई हम क्या लिखेंगे ये बोल रहे हैं। अच्छा अभिक्रिया की दर क्या होती है, अभिक्रिया की दर होती है आपकी, ये लिखते हो क्रिया कारक की सांद्रता विभाजित समय, ये लिखते हो, ये लिखते हो। किसी भी क्रिया कारक की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन आगे आ जाएगा माइनस चिन्ह, और इस समय में होने वाला परिवर्तन, किसी भी अभिक्रिया की दर ऐसे लिखते हो ना आप, ऐसे लिखते हो ना, अभिक्रिया की दर को ऐसे ही लिखते हो, लिखते हो। चलो अब मुझे बताओ क्रिया कारक की सांद्रता क्या लिखते हो, सांद्रता को हम लिखते हैं मोल प्रति लीटर और समय को हम क्या लिखते हैं सेकंड। लेकिन हमें क्या बोला है, हमें दर जो बतानी है दाब के पदों में बतानी है, तो या तो मैं मोल प्रति लीटर लिख लूं, या फिर मोल प्रति लीटर की जगह मैं दाब क्या लिख लूं, एटमॉस्फेयर या बार। मोल प्रति लीटर की जगह आप दाब लिखोगे एटमॉस्फेयर या बार, और नीचे सेकंड, लेकिन यहाँ पे सेकंड किसमें लिखना है, सेकंड को मिनट में, तो ये आ जाएगा मिनट। ये हो जाएगा किसी भी अभिक्रिया की दर की इकाई हो जाएगी, दर की इकाई आ जाएगी। चलो दर की इकाई आ गई, दर का इकाई आ गई। चलो दर स्थिरांक, ये रहा दर स्थिरांक। चलो r बराबर के प्रेशर ऑफ CH3O CH3 3/2। दर कितनी है, दर है एटमॉस्फेयर बटा मीटर, एटमॉस्फेयर या मिनट है मिनट, बार बटा मिनट, तो ये मिनट बराबर के दाब, दाब को कैसे लिखते हैं, बार से प्रदर्शित करते हैं, बार बार पे घात 3/2। ठीक है, हमें बार में आंसर चाहिए, एटमॉस्फेयर हटा दो, बार में चाहिए। ठीक है, ये क्या आ गया, बार बटा मिनट बराबर के बार पे घात 3/2। यहाँ से मैं के का मान कितना लिखूंगा, बार पे घात 1, 1 माइनस 3/2, ये आ जाएगा बार पे घात 1 माइनस 3/2 बटा मिनट। ये आ जाएगा दर स्थिरांक की इकाई, ये आ गई दर स्थिरांक की इकाई, दर स्थिरांक की इकाई वही और दर की इकाई यही। इस तरीके से क्वेश्चन करना आपको। अगला क्वेश्चन देखो, अभिक्रिया 3A, अभिक्रिया के लिए यह पाया गया कि A का सांद्रण 4 गुना करने पर अभिक्रिया की दर 2 गुना हो जाती है। ठीक है, R समानुपाती A पे घात x। ठीक है, अब हमको प्रश्न क्या बोला गया, प्रश्न बोला है कि A का सांद्रण 4 गुना करने पर अभिक्रिया की दर 2 गुना हो जाती है, तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। तो A का सांद्रण कितना करना, A का सांद्रण 4 गुना करना। चलो A का सांद्रण मैंने 4 गुना कर दिया, एक समीकरण तो ये हो गई, A का सांद्रण 4 गुना, तो A को मैंने 4 गुना कर दिया, तो इससे अभिक्रिया की दर क्या होगी, अभिक्रिया की दर 2 गुना, पहले आज का हो गई 2r, ये दूसरी समीकरण समझना बेटा ध्यान से। अभिक्रिया की दर को हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं, a की पावर x, क्रिया कारक क्या है a की पावर x। मान लो अभिकारक की सांद्रता आपने 4 गुना कर दी, तो दर क्या हो जाएगी, दर 2 गुना हो जाएगी। ये प्रश्न दिया 4 गुना करने पर दर 2 गुना हो जाती है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, 1 में 2 का भाग लगाता हूं, 1/2, 1/2, तो r बटा 2r बराबर, यहाँ पे क्या आ जाएगा a/4a इस पे घात x, r से r गया, a से a गया, ये आ जाएगा 1/2 बराबर 1/4 इस पे घात x, यहाँ से x आ जाएगा कितना, x आ जाएगा 1/2। अगर मैं x की जगह 1/2 रख दूं तो 4 का अंडर रूट कितना होता है, 4 का अंडर रूट, x पे घात आ जाएगी 1/2, तो कोटि कितनी हो जाएगी, कोटि हो जाएगी यहाँ पे 1/2, कोटि हो जाएगी 1/2। इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये, इसको करिए, पढ़ो इसको, क्वेश्चन को और क्वेश्चन करने की ट्राई करो, करिए। कैसे होगा देखो, क्या पूछा हमें पूछा भैया कि इस अभिक्रिया के लिए दर जो है वो ये देखिए, r का मान देखा, r बराबर के a2 इस पे पावर a और b2 इस पे पावर b। तो हमें बताना कि अगर ये देखा तो a की कोटि क्या होगी और b के ऊपर कोटि ये क्या होगी, ये हमें बताना है। हमें वो क्या करना है, a और b के मान निकालना है, मतलब कि कोटि ज्ञात करनी है हमको, सीधी सी बात। कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। चल तो मैंने आपसे क्या बात बोली, यहाँ से एक समीकरण बनाओ, यहाँ से दूसरी बनाओ, यहाँ से तीसरी बनाओ, और अनुसार मतलब इक्वेशन के अकॉर्डिंग किसी को किसी में डिवाइड करो। देखो मैं आगे देखो, r बराबर r रेट,
यहाँ पे रेट कितना है 0.04। देखो मैं यहाँ पे इक्वेशन बना रहा हूँ 0.04 बराबर के, यहाँ पे आएगा के ए पे घात ए टू पे घात ए, चलो ए टू पे घात ए, ए टू पे घात ए, ए टू कितना है ए टू यहाँ पे 0.2 पे घात ए, और बी टू कितना देखा है 0.2 पे घात बी, बी टू 0.2 पे घात बी। ये हो गई पहली समीकरण। दूसरा, चलो फिर से दूसरा समीकरण यहाँ से 0.04 रेट ऑफ द रिएक्शन, रेट की जगह आ जाएगा 0.04 बराबर के, चलो A2 की सांद्रता कितनी 0.1, A2 की जगह आ जाएगा यहाँ पे 0.1 ए, B2 की जगह आ जाएगा 0.4 बी, ये हो जाएगा दूसरी समीकरण। चलो तीसरा क्या है, रेट की जगह आ जाएगा 0.08 बराबर के, A2 की सांद्रता कितनी 0.2, इस पे घात कितनी है ये, B2 कितना है 0.4 बी, ये तीन समीकरण आ गए। अब हमको क्या करना है, अकॉर्डिंगली डिवाइड कर दो, एक में दो का डिवाइड करो, देखो एक में दो का डिवाइड करो, या ऐसा भी कर सकते हो दो में तीन का डिवाइड करो, कोई जरूरी नहीं है कि एक में दो का डिवाइड करो, अकॉर्डिंगली डिवाइड करना है। अकॉर्डिंगली कैसे डिवाइड करना है, जैसे मान लो मैंने क्या किया, दो में तीन का डिवाइड कर दिया, चलो दो में तीन का डिवाइड करोगे तो आपके लिए एक आंसर आ जाएगा। चलो फिर हम एक में तीन का डिवाइड कर सकते हो, क्या होगा, दो में तीन का डिवाइड करो, दो में तीन का डिवाइड किया 0.4 देखो क्या 0.04 0.08 बराबर के से के तो कट जाएगा 0.1 0.2 0.1 0.2, इस पे पावर कितनी है ए 0.4 कट जाएंगे 0.4 बटा 0.4 बी, कट गया कैंसिल, क्या बच गया यहाँ पे, ये बच गया 1/2, इस पे पावर ए, और 4 से आ गया तो 2, 1/2, इस पे पावर क्या। अब मुझे बताओ ए का वैल्यू में कितना रखूंगा तो ये आंसर आएगा। 1/2 पे मैं कितना वैल्यू रखूं मुझे आंसर मिलेगा। अगर मैं ए की जगह 1 रख देता हूँ, 1/2 पे पावर 1 रखूंगा तो ये मिलेगा मुझे, मतलब कि ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू हो जाएगी 1, ए का वैल्यू 1 आ जाएगा, ए का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। चलो अब बी का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, मैं काम करता हूँ बी का वैल्यू निकालना है 1/3 कर लेता हूँ, आ जाओ 1/3 करना यहाँ पे कर देते हैं, चलो जगह नहीं हमारे पास तो 1/3 यहाँ पे कर देते हैं, 1/3 यहाँ कर देते हैं, चलो 1/3 इसमें इसको डिवाइड करो 1/3 4/8 मतलब कि 1/2, तो मैं सीधा लिख रहा हूं 1/2 बराबर के से के जाएगा कैंसिल, 0.2 से 0.2 भी कैंसिल, हटाओ क्या आ गया 0.2 0.4 1/2, तो ये भी आ जाएगा 1/2, इस पे घात याद रखिए बी ये आ गया। इसका मतलब यहाँ पे भी अगर आप देखें तो बी का वैल्यू हम क्या रखें जिससे क्या आएगा, तो बी का वैल्यू अगर मैं 1 रख देता हूं तो मुझे आंसर ये मिलेगा। तो ए का वैल्यू 1 और बी का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 1, ए का वैल्यू 1 बी का वैल्यू 1, ये ऑप्शन आंसर आ जाएगा फर्स्ट। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये आपको दर व्यंजक दे रखा है, इस अभिक्रिया का प्रारंभिक वेग यदि ए की सांद्रता 1.5 गुना कर दी जाए, बी की सांद्रता 3 गुना कर दी जाए तो प्रारंभिक अभिक्रिया के वेग में कितना गुना वृद्धि होगी। चलो भैया ये हमको दे रखा है अभिक्रिया का वेग, ए की सांद्रता कितनी कर दी 2 गुना प्रारंभिक सांद्रता, बी की प्रारंभिक सांद्रता कितनी कर दी, मतलब कि इस पे पावर कितनी है, चलो ए की प्रारंभिक, तो एक समीकरण इसको मैं एक बार समीकरण बनाता हूं। अब देखा ए की प्रारंभिक सांद्रता 1.5 गुना, मतलब कि ए की जो कंसंट्रेशन इसको 1.5 गुना कर दिया, इस पे घात कितनी आ जाएगी 2, और बी की सांद्रता को 3 गुना कर दिया, इसको मैंने 3b कर दिया है ना, और इस पे क्या होगा पावर 1, ये आ जाएगा दूसरा समीकरण आर नोट। तो हमको ये बताना है कि आर नोट कितना हो जाएगा, तो ऐसा करने पर वेग में कितने गुना वृद्धि होगी, ये कितना हो जाएगा ये बताना है, बस अब कुछ नहीं यार, 1 में 2 का डिवाइड कर दो, 1/2 कर दो, 1/2 करेंगे क्या, देखो आर नोट डैश बटा के से क्या गया, ये कैंसिल हो जाएगा, ए से गया तो यार 1/1.5, इस पे पावर क्या आएगी स्क्वायर, बी से भी गया डिवाइड होगा, 1 में 2 का डिवाइड करो बी से भी चला जाएगा 1/3, इस पे पावर आ गई 1, ठीक है क्या आ जाएगा आर नोट बटा आर नोट डैश 1.5 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 2.25 इनटू नीचे क्या 1/3 1/3, बस अब करके देख लो 2.25 का क्यूब का मल्टीप्लाई 2.25 का 3 से मल्टीप्लाई कितना 25 into 3 75 2 into 3 6.75, मतलब कि यहाँ पे क्या लिखूंगा आर नोट बटा आर नोट डैश 1/6.75, देखो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, आर नोट डैश आ जाएगा, ये नया जो वेलोसिटी वो आ जाएगा आर नोट into 6.75, देख लो बस कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 6.75 आंसर का देख, ये रहा आपका 6.75 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा नया वाला वेलोसिटी। इस तरीके से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं हम आज के नए टॉपिक पे, शून्य कोटि की अभिक्रिया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है। तो यार देखो मैं आपको बता चुका हूं ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें दर व्यंजक आप जो लिखते हो ना, दर व्यंजक के अंदर अभिकारकों की सांद्रताओं की घातों का योग जो है वो 0, ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। चलो क्या मतलब इसका देखो, r बराबर के अभिकारक, यहां आप लिखते हो x, ऐसे लिखते हो दर व्यंजक, अगर मान लो x का मान 0 हो जाए, कोटि का मान 0 हो जाए, अगर कोटि का मान 0 हो गया तो इसी को बोलते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया। अब अगर मान लो इसकी घात 0 है, किसी पे भी घात 0 हो, उसका वैल्यू 1 होता है, मतलब कि मैं समीकरण क्या लिखता हूं, r बराबर के इस पूरे पे घात 0 1 आएगा। क्या कंक्लूजन निकला, इसका मतलब अभिक्रिया का जो वेलोसिटी है, दर है, वो अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, उनकी कोटि क्या होती है, कोटि 0 होती है, क्योंकि अभिकारकों की कोटि अगर 0 हुई तो किसी पे भी 0 पावर का मतलब 1, अभिक्रिया का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, अभिक्रिया का वेलोसिटी अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगा, इसे बोलते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया। अब देखो आगे क्या लिखा है, शून्य कोटि की अभिक्रिया अपेक्षाकृत असामान्य होती है, असामान्य मतलब कि आपको नॉर्मली ये रिएक्शंस देखने को कम मिलती है, ठीक है, विशेष परिस्थिति में होती है, मैं बोल रहा हूं नॉर्मल कंडीशन में आपको देखने को नहीं मिलेगी, स्पेशल कंडीशन में ही आपको देखने को मिलेंगी। जैसे कि आप देखो H2 और Cl2 आपस में रिएक्शन करके एसिड बना रहा है, ये जीरो कोटि की रिएक्शन है, लेकिन कब, जब आपने प्रकाश का इस्तेमाल किया, ये प्रकाश लाइट फोटोन, क्या होता है फोटोन, ये मैं आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर बताऊंगा, जब आप लाइट दोगे तभी ये शून्य कोटि की अभिक्रिया, तो विशेष परिस्थिति में होती है ना, कुछ एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रियाएं तथा धातु की सतह पर होने वाली अभिक्रिया शून्य कोटि की अभिक्रिया, ठीक है। तो धातु की सतह पर ये प्लेटिनम की सतह पर अमोनिया का क्या हो रहा है, विघटन, ये शून्य कोटि की अभिक्रिया, एसिड और ब्रोमीन के मध्य की अभिक्रिया सोने की सतह पर एच का विघटन, तो ये शून्य कोटि की अभिक्रिया आपको ध्यान रखना है। अब हमको पढ़ना है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए
अवकलित वेग समीकरण। तो अब भैया यहाँ से होती है कहानी शुरू। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण और nth कोटि अगर देखिए शून्य और प्रथम कोटि के अलावा कोई भी कोटि देखिए उसके लिए वेग समीकरण क्या होगा, उसकी कहानी हमको यहाँ से शुरू करनी है। तो सबसे पहले पढ़ना हमको अवकलित वेग समीकरण। क्या पढ़ना बेटा? अवकलित वेग समीकरण। अब एक बात यहाँ ध्यान रखनी, यहाँ पर हमें एक दो चीजें क्लियर होनी चाहिए। हमें यहाँ पर समाकलन और अवकलन, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, ये दो टॉपिक हमको पहले से आने चाहिए। और ये दोनों टॉपिक आप कहाँ पढ़ते हो? फिजिक्स के अंदर। अगर हमको ये दोनों टॉपिक आते हैं तो हमारे लिए इनको सीखना बहुत आसान हो जाएगा। और फिर भी एक बात बताओ, मान लो अगर किसी को ये टॉपिक नहीं भी आते ना, तो मैं आपको जो फॉर्मुला बता रहा हूँ ना, आप वो पढ़ करके एग्जाम में चले जाना, आपके क्वेश्चन सारे सही हो जाएंगे। तो आपको बस जितना मैं बता रहा हूँ आप उतना करते जाओ, सारी चीजें हमारी सही हो जाएंगी। तो सबसे पहले अवकलित वेग समीकरण। अब अवकलित वेग समीकरण क्या होता है देखो, मैं आपको बताता हूँ। अवकलन अगर कहीं पर भी आप लिखते हो तो अवकलन को हम कैसे लिखते हो? जैसे dx dt ऐसे लिखते हो, या मान लो आपने माइनस में लिखा तो dx by dt ऐसे लिखते हो। तो अवकलन में आप लिखते हो, डिफरेंशिएशन के लिए आप लगाते हो, d का साइन लगाते हो, d का साइन लगाते हो। तो जब भी आप अवकलन की बात करते हो तो इस तरीके से आप इक्वेशन को प्रदर्शित करते हो। तो हम यहाँ पे इसी तरीके से इक्वेशन को प्रदर्शित करेंगे dx by dt के रूप में। ठीक है, तो अभी हम सब समझेंगे। देखो, तो मान लो मुझे कोई अभिक्रिया A गिव्स उत्पाद, ये अभिक्रिया दे रखी, ठीक है। अब मुझे पता है भैया ये वाली रिएक्शन जो है ये शून्य कोटि की है, तो मैं इस अभिक्रिया क्या लिखूंगा? देखो, माइनस da बटा dt। अभिक्रिया का वेग क्या लिखते हैं? अभिक्रिया का वेग हम क्या लिखेंगे? अगर ये समझ में नहीं आता तो छोड़ दो, कोई बात नहीं। अभिक्रिया का वेग हम क्या लिखेंगे? मैंने आपको वेग व्यंजक क्या लिखा रखा है? अभिक्रिया का वेग बराबर माइनस, माइनस क्यों लिखते हैं हम? क्रियाकारक की सांद्रता समय के साथ बढ़ती, तो माइनस da, a की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन, dt समय में होने वाला परिवर्तन, यही होता है ना अभिक्रिया का वेग। माइनस da by dt, ये तो लिखा है यहाँ पे देखो, माइनस da by dt। अच्छा ठीक है, बराबर दर व्यंजक हम क्या लिखते हैं? दर व्यंजक हम किसी भी अभिक्रिया लिखते हैं k इंटू अभिकारक की सांद्रता, ये है अभिकारक की सांद्रता, और अभिकारक की सांद्रता जो है उसकी कोटि शून्य, शून्य कोटि की अभिक्रिया, तो इस पे कोटि कितनी आ जाएगी? 0। तो दर व्यंजक को हम ऐसा भी लिख सकते हैं और अभिक्रिया के दर को हम ऐसा भी लिख सकते हैं। चलो अब यहाँ से मैं क्या लिखूंगा? देखो, a पे घात 0, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ माइनस da बटा dt बराबर k, a पे घात 0, a पे घात 0, किसी पे घात 0 होती है तो इसका मतलब क्या होता है? 1। क्लियर? तो अब देखो यहाँ पे दिखाई समीकरण, ये वाला फर्स्ट वाला देखो, अभी फर्स्ट वाला देखो, माइनस da बटा dt k a की पावर 0, तो माइनस da बटा dt k a की पावर 0, ये वही इक्वेशन है जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये पहला इक्वेशन आ गया जो कि हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वही इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखा। ठीक है, चलो तो ये लिख दिया। अब आते हैं हम आगे की बात करें। अब हम आगे की बात करें। देखो, एक चीज आप यहाँ पे ध्यान रखना, मैं यहाँ पर अभिक्रिया के वेग को माइनस डी उत्पाद के अनुसार लिख सकता हूँ। उत्पाद की सांद्रता, उत्पाद की सांद्रता के पदों में लिख सकता हूँ समय में परिवर्तन। उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन को हमेशा प्लस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब कि ये जो इक्वेशन है इसको बराबर करके मैं ये लिख सकता हूँ, डी उत्पाद की सांद्रता बटा डी, ऐसा भी लिख सकते हैं। और उत्पाद की सांद्रता यहाँ पे कितनी है? देखो x, तो यहाँ पे आप ये x भी लिख सकते हो। तो dx बटा dt, देखो क्या लिखा है? dx बटा dt, ये किसके बराबर? k इंटू a की पावर 0। तो dx बटा dt k इंटू a की पावर 0, a की पावर 0 को हम क्या लिखते हैं? 1 लिखते हैं, तो ये 1 आ गया, बस इक्वेशन आ गई। तो ये भी दोनों इक्वेशन आ गई। अब बच्चों के दिमाग में डाउट आता है कि सर यहाँ पे x कहाँ से आया? ये x कहाँ से आया? ये बहुत सिंपल है। देखो, स्टार्टिंग में t बराबर 0 पर अगर मैं a की सांद्रता को a लिखता हूँ, शुरुआत में अगर ये a है और a में से x सांद्रता उत्पाद में चलेगी, ऐसा समझो मार्केट से दूध लेकर के आए, 1000 मिलीलीटर का दूध, 1 लीटर दूध लेके आए, 1 लीटर दूध में से मान लो 500 मिलीलीटर दूध का आपने दही बना दिया, तो दूध कितना बचेगा? 1 लीटर में से 500 मिलीलीटर का दही बना दिया तो दूध कितना बचेगा? 500 बचेगा। तो आप 1 लीटर दूध लेकर के आए शुरुआत में, स्टार्टिंग में t बराबर 0 पर, इसमें से 500 मिलीलीटर का आपने क्या बना दिया? उत्पाद, उत्पाद मतलब दही बना दिया। अब अगर 1 लीटर में से 500 चला गया तो यहाँ पे कितना बचेगा? 1 लीटर माइनस 500 मिलीलीटर बचेगा। तो बस वही कि आप जितना लेकर के आए शुरुआत में उसका कुछ मात्रा उत्पाद में चला गया, तो इसमें से जितना उत्पाद में जाएगा वो यहाँ पे बच जाएगा। तो ये x इस तरीके से आया है, तो ये आप ऐसे लिख सकते हो। इसका मतलब हमारे पास शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अवकलित वेग समीकरण क्या आ जाएगा? a की पावर 0, ये आ जाएगा। बात करें, ये है आपका शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अवकलित वेग समीकरण, इस तरीके से आप लिख सकते हो। चलो, अवकलित वेग समीकरण के बाद में अब आता है भैया हमारे पास समाकलित वेग समीकरण। समाकलित वेग समीकरण, अब समाकलित वेग समीकरण क्या है उसमें बात करते हैं। याद क्या रखना है? बस याद ही फॉर्मूला रखना है, सबसे पहला फॉर्मूला ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलो समाकलित वेग समीकरण की बात करते हैं। देखो मेरे पास इक्वेशन क्या है, यहाँ पे मेरे पास इक्वेशन माइनस da बटा dt बराबर k a की पावर 0, इसको मैं क्या लिखता हूँ? 1 लिख सकता हूँ ना, 1 लिख दिया, 1 लिख दिया। चलो मैं क्या करूँगा? dt का गुणा यहाँ पे लेता हूँ, तो ये dt का गुणा यहाँ पे k dt। समाकलन, समाकलन में क्या करते हो? समाकलन लिखा है, समाकलन मतलब क्या, इसमें क्या लेना पड़ेगा? समाकलन लेने पे। चलो मैं एक स्टेप और लिख रहा हूँ, समाकलन लेने पर। और एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे माइनस है तो या तो माइनस यहाँ लिख दो या फिर माइनस यहाँ लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, तो आपने क्या किया? या तो माइनस यहाँ लिख दो या फिर ये माइनस आप यहाँ लिख लो, एक ही बात है। अब हम समाकलन ले रहे हैं इस समीकरण का, इसका अगर मैं समाकलन लेता हूँ माइनस k dt, समाकलन लेंगे। क्लियर? यहाँ तक की बात क्लियर? ठीक है, अब एक बात बताओ, t बराबर 0 समय पर, t बराबर 0 पर सांद्रता कितनी a? t बराबर 0 पर a की सांद्रता कितनी है? a। ठीक है, और t बराबर t सेकंड पर, t बराबर t सेकंड पर a की सांद्रता कितनी है? a माइनस एक्स, a माइनस एक्स। अब मैं ये वैल्यूज जो है ना वो यहाँ पे रखने वाला हूँ। ठीक है, तो यार अच्छा, कई किताबों में आपको ऐसा भी देखने मिलेगा, इस a की जगह कई लोग क्या लिखते हैं? एनोड भी लिखते हैं अपनी सहूलियत के लिए। तो एनोड भी लिखा हो तो समझ जाना कि t बराबर 0 पर सांद्रता है। ठीक है, और a माइनस एक्स लिखा हो तो कई लोग यहाँ पर at लिखते हैं। क्या लिखते हैं? at। at का मतलब t सेकंड पर a की सांद्रता at। तो बस अब क्या करना है? समाकलन लेने पर, समाकलन जब लेते हो यहाँ पर आपको सीमा रखनी है। सीमा कैसे? तो शुरुआती सांद्रता एनोड से लेकर के t सेकंड पर सांद्रता at तक। शुरुआती सांद्रता एनोड किस पर? t बराबर 0 पर, और at सांद्रता कब आ रही है? t बराबर t सेकंड पर। समझ में? अच्छा, इसका समाकलन लेते हो ना, इसका समाकलन लोगे तो इसका समाकलन आएगा a, da का समाकलन a होता है। ध्यान रखना da का समाकलन कितना होता है? a आ गया।
नीचे क्या लिखूंगा मैं ए नोट, ऊपर क्या लिखूंगा ए टी बराबर माइनस माइनस चिन्ह बाहर आ जाएगा, ये क्या स्थिरांक, स्थिरांक भी बाहर आता है समाकलन के दौरान, क्या बचेगा t बराबर 0 से t बराबर t, ये आ जाएगा dt। याद रखना dt जो है इसका समाकलन t होता है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ इसकी जगह देखो माइनस ये आ जाएगा k, dt का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा t बराबर 0, ऊपर क्या आ जाएगा t बराबर t, ये बन जाएगा। अब इस इक्वेशन को पूरा क्या लिखूंगा देखो, ठीक है, अब इस इक्वेशन क्या लिखूंगा देखो, तो हमारे पास 80, तो आप इसको सॉल्व कैसे करते हो, a की जगह पहले 80 रखोगे, 80 माइनस a की जगह पहले 80 माइनस a नोट बराबर यहाँ पे क्या माइनस, तो ये आ जाएगा माइनस k और t की जगह t और एक बार 0, तो t की जगह t और एक बार 0, ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगी 80 माइनस a नोट बराबर माइनस kt, इसको मैं और सिस्टमेटिक करूँ तो क्या बनेगा 80 बराबर a नोट को उधर ले जाओ तो a नोट माइनस kt, ये बनेगी यहाँ समीकरण। ठीक है, जहां पर 80 का मतलब है t समय पर a मतलब की क्रिया कारक की सांद्रता, a नोट का मतलब है t बराबर 0 पर क्रिया कारक की सांद्रता, k का मतलब है दर स्थिरांक और t का मतलब है समय टाइम। बस तो ये समीकरण आ गए, तो इसको आप एक बार नोट कर लो, फिर इसके आगे की हम बात करते हैं, नोट कर लो, फटाफट नोट कर लो। ठीक है, तो यहाँ तक नोट कर लिया होगा। अब देखो बेटा यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, अब क्वेश्चन हमको क्या याद रखना है, एक तो आपको ये क्वेश्चन याद रखनी है, एक आपको ये क्वेश्चन याद रखनी है, दूसरी क्वेश्चन अगर कुछ भी समझ में ना आए ना, सुनो मेरी बात, कुछ भी समझ में ना आए, ये डेरिवेशन समझ में ना आए, क्योंकि क्या देखो समस्या बताता हूँ, आप हो नीट के बच्चे, बायोलॉजी पढ़ते हो आप लोग, तो पूरी प्रोबेबिलिटी है कि आपको यहाँ पे जो गणित हो रही है ना, ये भेजे में ना जाए, पूरी संभावना है। आप कुछ मत करना, मैं आपसे जो बोल रहा हूँ बस आप वो काम कर लेना, आपको उसके अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं। एक तो आप ये डब्बे में जो बंद है ना, इस इक्वेशन को पढ़ लेना, दूसरा आप इस इक्वेशन को पढ़ लेना, बस अगर आपने ये जो डब्बे में बंद कलर की इक्वेशन अगर आपने पढ़ ली तो हमारा एग्जाम में काम बहुत बढ़िया हो जाएगा। इतना ही ध्यान रखना, डेरिवेशन कहीं पूछते हैं। तो अब देखो, अब इन समीकरण से क्या बनाना है ग्राफ, देखो हमारे पास समीकरण क्या है AT बराबर a नोट माइनस kt, इसको मैं y अक्ष पे रखूं, चलो इसको मैं y अक्ष पे रखता हूं, तो AT को रख दो y अक्ष पे, AT को रख दिया y अक्ष पे, a नोट को हम मानते हैं अंतःखंड, इसको मानते हैं अंतःखंड C, ये क्या माइनस, ये क्या ये ढाल स्लोप, इसको मानते हैं स्लोप, और ये t किसका आता है, t मतलब कि समय, x अक्ष पर हमने ले लिया टाइम। तो एग्जाम में पूछा जाए कि बताओ AT और t में ग्राफ कैसे बनाएंगे, AT और t का ग्राफ कैसे आएगा, तो क्या है इक्वेशन क्या है y बराबर, क्या इक्वेशन है y बराबर ये क्या c माइनस और ये क्या m और x, ये डाल के लिखूं m और t के लिखूं x, तो y बराबर c माइनस mx। ये जो समीकरण है गणित में इसका ग्राफ ऐसा आता है, जब भी समीकरण ऐसी हो तो गणित में ग्राफ ऐसा आता है। ये जो भाग है ना, ये इसको हम बोलते हैं अंतःखंड, इसको हम बोलते हैं अंतःखंड, और ये अंतःखंड किसके बराबर देखो a नोट के बराबर, तो ये पूरा किसके बराबर है a नोट के बराबर। फिर इसका ढाल, इसका जो ढाल है, ढाल किसके बराबर देखो दर स्थिरांक के बराबर, k दर स्थिरांक के बराबर, और t x अक्ष पर, तो ये आ जाएगी ग्राफ ऐसा आएगा AT और t के बीच में। अच्छा कई बार आपको ग्राफ ये भी पूछा जाता है, पता है कौन सा, कि दर शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए दर ही होती है, कई बार आपको ग्राफ ये पूछा जाता है अभिक्रिया की दर और a की सांद्रता के बीच में कैसा ग्राफ आएगा। बहुत आसान है, क्योंकि अभिक्रिया की दर जो है वो a की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती, मतलब कि ग्राफ सीधी रेखा आएगा, अभिक्रिया की दर a की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती, सीधी रेखा की ग्राफ। क्लियर, तो ये ध्यान रखना। तो हमारे पास क्या क्या आ चुका है, हमारे पास दो समीकरण आ चुके हैं और दो ग्राफ आ चुके हैं, तो ध्यान रखना हमारे पास दो समीकरण आ चुके हैं, एक और दो ग्राफ आ चुके हैं, एक तो AT वर्सेस T और दूसरा R वर्सेस A। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, यहाँ पर एक पॉइंट और पूछा जाता है अर्ध आयुकाल। क्या पूछते हैं बेटा, अर्ध आयुकाल, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल क्या है। देखो अर्ध आयुकाल का मतलब है वह समय जब A की सांद्रता आधी रह जाती है, वह समय जब A की सांद्रता आधी रह जाती है उस समय को अर्ध आयुकाल कहते हैं। वह समय जब A की सांद्रता आधी रह जाती है उस समय को अर्ध आयुकाल कहते हैं। जिस टाइम पर A मतलब कि क्रिया कारक, वह समय जब क्रिया कारक की सांद्रता आधी रह जाती है, क्रिया कारक की कंसंट्रेशन जब आधी रह जाए अर्ध आयुकाल। चलो तो हमारे पास इसका फॉर्मूला निकालते हैं, हमारे पास फॉर्मूला क्या है AT a नोट माइनस KT, T समय पर A की सांद्रता, क्या लिखा है A की सांद्रता जब आधी रह जाए, तो देखो शुरुआत में A की सांद्रता कितनी a नोट, ठीक है, A की सांद्रता कुछ समय बाद आधी रह जाए, मान लो A इसकी आधी, तो शुरुआत में a नोट है, कुछ समय बाद आधी रह जाए, तो AT कितना रह जाए आधा रह जाए, T समय बाद आधा रह जाए, और इस T को हम क्या बोलते हैं अर्ध आयुकाल। तो अर्ध आयुकाल वो समय है जब A की सांद्रता इस T हाफ के बाद में आधा रह जाए। इसको सॉल्व करेंगे, ऐसे लिखोगे T हाफ का फॉर्मूला क्या आएगा a नोट बटा 2k, a नोट बटा 2k, ये रहा आपका अर्ध आयुकाल, ये है अर्ध आयुकाल का फॉर्मूला। और इस फॉर्मूले से आपको क्या समझ में आ रहा है, T हाफ जो है वो प्रारंभिक सांद्रता, क्रिया कारक की प्रारंभिक सांद्रता क्या है समानुपाती। a नोट का मतलब मैंने क्या बताया था, भूल गए, a नोट का मतलब है T बराबर 0 पर क्रिया कारक की सांद्रता, तो T बराबर 0 पर क्रिया कारक की सांद्रता कितनी है a नोट। तो अब एग्जाम में ये वाला ग्राफ भी पूछते हैं, तीसरा ग्राफ कि भैया T हाफ जो है वो प्रारंभिक सांद्रता पर कैसे निर्भर करता है, तो T हाफ प्रारंभिक सांद्रता क्या होता है समानुपाती, ये ग्राफ आता है। तो अब हमारे पास कितनी इक्वेशन आ गई देखो, पहली इक्वेशन ये याद करनी है, दूसरी इक्वेशन ये याद करनी है, तीसरी इक्वेशन ये याद करनी है, और यहाँ से यहाँ अगर ये बताया तो ये तो याद हो जाएगी, चौथी इक्वेशन। चार इक्वेशन हमारे इंपॉर्टेंट है, और ग्राफ कितने हो गए, ग्राफ हो गए 1 2 और 3, ये 3 ग्राफ हमारे इंपॉर्टेंट है, ये हमको पता होना चाहिए। ठीक है, तो मोटा मोटा हमारे दिमाग में ये होनी चाहिए बात। क्लियर यहाँ तक, चलो तो अब हम समरी कर लेते हैं भैया इस पूरे की, इस पूरे का समरी कर लेते हैं। आ जाओ, तो हमें क्या क्या याद रखना है, तो हमें सबसे पहले ये याद रखना है अवकलित वेग समीकरण माइनस dA बटा dt, ये
ए पे घात कितनी 0, ए पे घात 0 लिखना चाहो तो लिखो, अदरवाइज ए पे घात 0 ये पूरा आप हटा सकते हो क्योंकि ये 1 होता है। तो पहला इक्वेशन अवकलित वेग समीकरण, शून्य कोटि का अवकलित वेग समीकरण, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो दूसरा हम लिखेंगे समाकलित वेग समीकरण। समाकलित वेग समीकरण क्या होता है, हमने at बराबर a नॉट माइनस kt, ये दूसरी इक्वेशन जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं फिर बोल रहा हूं, अगर कुछ भी समझ में ना आए ना, ये पढ़ के चले जाओ, हमारे सारे क्वेश्चन जो सही हो जाएंगे। तीसरी इक्वेशन जो हमको ध्यान रखनी है अर्ध आयुकाल की, a नॉट बटा 2k, अर्ध आयुकाल की इक्वेशन, इसकी अर्ध आयुकाल, और इसी अर्ध आयुकाल से हम e हाफ जो है उसको प्रारंभिक सांद्रता, क्रियाकार के प्रारंभिक सांद्रता से संबंध बनाते हैं। ये चार तो इक्वेशन है, ठीक है। और ग्राफ कितने, चलो ग्राफ की बात करते हैं। पहला ग्राफ मैंने आपको क्या बताया था, at वर्सेस टाइम, तो at वर्सेस टाइम, इसका ग्राफ मैंने कैसे बताया था, ये बताया था, ये अंतखंड है और इसका जो ढाल है वो k के बराबर है, पहला ग्राफ। तो दूसरा ग्राफ क्या आएगा, दूसरा ग्राफ क्या आएगा, दूसरा ग्राफ मैंने आपको बताया क्या, अभिक्रिया की दर और ये जो a की सांद्रता है क्रियाकार की सांद्रता उसके बीच। तो अभिक्रिया की दर क्रियाकार की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती, शून्य कोटि में अभिक्रिया की दर क्रियाकार की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती। तीसरा ग्राफ मैंने आपको बताया किसका, t हाफ का क्रियाकार की प्रारंभिक सांद्रता के रेस्पेक्ट में, ये ग्राफ आता है ऐसा। तो ये at वर्सेस t है, ये r वर्सेस a है, और ये t हाफ वर्सेस n है। इस तरह से बच्चों हम कोई पूरी थ्योरी याद नहीं, तो हमको कुछ भी याद ना हो, बस ये वाला पेज याद करके चले ना, हमारा उद्धार हो जाएगा। बस यहाँ पे कौन किसको प्रदर्शित करता है वो लिख लो, at मतलब कि t समय पर क्रियाकारक a की सांद्रता, a नॉट मतलब कि t बराबर 0 पर क्रियाकारक a की सांद्रता, t का मतलब समय, k का मतलब दर स्थिरांक, और एक चीज आपने और यूज में ली है वो है r का मतलब दर, वेग, अभिक्रिया का वेग। बस ये पढ़ लिया तो हमारा काम बन जाएगा। तो मैंने आपको जो भी स्टार्टिंग में पढ़ाया है ना, कुछ भी याद हो ना हो, आप तो बस अगर ये याद कर लोगे तो इस पे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो अगले लेक्चर में मैं आपको इस पे क्वेश्चन भी करूंगा, ठीक है। अगले लेक्चर में हम इस पे क्या करेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। चलिए तो आते हैं, देखो ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया हमको पढ़ना था लेकिन ठीक है टाइम नहीं हमारे पास इतना। चलो अब आते हैं इस पर, जटिल अभिक्रिया की दर में दर निर्धारक पद क्या है, इसका आंसर बताइए। क्विज नंबर फर्स्ट, क्विज में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जटिल अभिक्रिया में दर निर्धारक पद कौन सा है, तीव्र पद, धीमा पद, मध्यम पद और इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अनुसंख्यता होती है, अनुसंख्यता क्या होती है, पूर्ण संख्या, भिन्न संख्या, दशमलव या सभी। चलिए क्विज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जटिल अभिक्रिया में दर निर्धारक पद है कौन सा, धीमा पद। अनुसंख्यता होती है क्या, अनुसंख्यता हमेशा पूर्ण संख्या होती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो हमने आज क्या कवर किया बेटा, जीरो है ना, ऑर्डर रिएक्शन, और कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए हमने, पैनल पे आपको होमवर्क मिल जाएगा। अगली क्लास में हम पहले पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फिर करेंगे न्यूमेरिकल और फिर आएंगे इस टॉपिक पे। मैं कोशिश करूंगा इसको हम स्टार्ट कर दें, ठीक है। चलिए तो आज के बच्चे इतना ही, बेस्ट ऑफ लक।